Hello and welcome, dear students. Welcome to the lecture on revision of CA Final Direct Tax. Revision of your 100% portion of CA Final Direct Tax for May 2020 and November 2020 exam. Full portion of CA Final Direct Tax, paper number 7 is going to be revised in course of this lecture. This lecture is going to be in an appropriate mixture of Hindi and English. Plenty of Hindi is going to be used in course of this lecture for explanation of provisions. So in case you are a student of South India who wants 100% English lectures, this lecture is separately recorded in 100% English without using a single Hindi word. Separate recording has been done. It is advisable that you go to that lecture, but if you are comfortable with little Hindi also, then you continue in this language, because when we use a mixture of both languages, it is a natural delivery of lecture and therefore students are going to be more comfortable. But for you, separate lecture, for those who are not interested, separate lecture is going to be available in 100% English. और अब हम बाकी के बच्चों के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का। May 20 नवंबर 20 का फुल कोर्स रिवाइज होएगा। मैं स्पीड को जितना अच्छा रह सके उतना ज्यादा मैं मैक्सिमम कवरेज विद मैक्सिमम स्पीड करने की कोशिश करूंगा। तो याद रखना, दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट के डिटेल के अंदर जाके डिटेल का जो एक्सप्लेनेशन है, लॉजिक है, उसके लिए फुल कोर्स है, बहुत सारे अदर कोर्सेज है। गो एंड ऑप्ट फॉर दोज कोर्सेज जिसको सिर्फ रिवाइज करना है। सो प्रेफरेबली इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डायरेक्ट टैक्स 100%, वो प्रेफरेबली नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा इस लेक्चर के पहले। प्रेफरेबली अगर मेरे साथ किया है, सो मेरे जितने भी फेस टू फेस क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर के फुल सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये लेक्चर सुटेबल रहेगा। हालांकि इफ यू हैव स्टडीड डायरेक्ट टैक्स विद अदर प्रोफेसर्स आल्सो, पढ़ लिया है तो ही ये लेक्चर आगे देख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट टाइम स्टडी रिवीजन नहीं हो सकता है। फर्स्ट टाइम आप पहले कहीं पर भी पढ़ लो, बट यहां पे हम लोग करेंगे ओनली द रिविजन पार्ट। सो मैं फटाफट प्रोविजन बोलते जाऊंगा, आपको क्विकली रिकलेक्ट करना होगा कि मैं कौन से प्रोविजन की बात कर रहा हूं। मेरा एक क्लियर सिस्टम है, जब मैं अमेंडमेंट का लेक्चर करूं या रिवीजन का या कोई भी लेक्चर करूं, माय रिकॉर्डिंग्स टेक प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ माय टेक्स्ट बुक। तो मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक दैट आई हैव इशूड, और उसी ऑर्डर में हम एक एक करके चैप्टर पे जाएंगे। चैप्टर के पूरे कंटेंट को ज्यादा करके जो रेलेवेंट कंटेंट है उसको डिटेल में रिवाइज करेंगे, एंड आफ्टर रिवाइजिंग that content we will go to the next chapter। तो कुछ बातें बहुत क्लियर। पहली बात है, ये मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लेक्चर है। जिसको 100% इंग्लिश चाहिए वो अलग से ले लो, लेकिन जोक आपको इसमें ही सुनने में मजा आएगा। दूसरी बात, ये सिर्फ रिविजन है। अमेंडमेंट भी अगर कुछ है तो मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द अमेंडमेंट। आई विल बेसिकली रिवाइज किया। याद है हमने ये अमेंडमेंट पढ़ा है। अमेंडमेंट अगर डिटेल में करना है तो उसके लिए भी अलग से लेक्चर अवेलेबल है। कोई सेक्शन अगर डिटेल में करना है तो उसके लिए भी अलग से लेक्चर अवेलेबल है। कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा, हम तो चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी देते हैं। वेरी फ्यू फैकल्टीज प्रोवाइड दैट फैसिलिटी ऑल्सो, लेकिन पढ़ा हुआ पोर्शन रिवाइज होगा। यहां पे कोई फर्स्ट टाइम स्टडी नहीं होने वाली है। और तीसरी बात, इट इज गोइंग टू बी इन द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक, एंड वी विल ट्राई टू कीप इट एज स्विफ्ट एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। मिनिमम टाइम में हम कैसे मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकें, वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट वेरी फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन के अंदर, ये तो मैं वैसे भी इंट्रोडक्शन ही कर रहा था, इसके अंदर हाउ डू वी डू द सब्जेक्ट एंड ऑल दैट वी कवर हमारे पहले लेक्चर में, और फिर टैक्स रेट्स डिस्कस करके हम इंट्रोडक्शन के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो मैं वही टैक्स रेट्स ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद रखना, रिवीजन हो रहा है। सो बेसिक एग्जाम्पशन 2,50,000, सीनियर सिटीजन ओनली इफ रेसिडेंट 3 लाख, एंड सुपर सीनियर वेरी सीनियर ओनली इफ रेसिडेंट 5 लाख। Senior citizen will be 60 to 79, very senior will be 80 and above, but only if resident that 60 or 80 you can touch at any time during the year, or also 1st April of the assessment year, तो पूरे साल के लिए आपको senior citizen काउंट किया जाएगा। बेसिक एग्जाम्पशन आपकी इंक्रीज होगी, बट ओनली इफ रेसिडेंट, नो टैक्स। देन उसके बाद 5 लाख तक 5% फॉर द फर्स्ट 2 कैटेगरी, तीसरे वाले का तो 0 ही है। देन अप टू 10 लाख इट विल बी 20, आफ्टर 10 लाख इट इज गोइंग टू बी 30%। ये होगा आपका बेसिक टैक्स फॉर इंडिविजुअल, एंड HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के लिए भी वो 250 वाली स्लैब्स के हिसाब से बेसिक टैक्स। मगर ये बेसिक टैक्स है। हाउ टू गो अहेड? पहला कॉन्सेप्ट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल ओनली इफ यू आर रेसिडेंट, इंडिविजुअल, और तीसरे कंडीशन में जैसे कि आपको पता है अमेंडमेंट है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 3,50,000 था, अब उसको 5 लाख बना दिया। सो रेसिडेंट, इंडिविजुअल, इनकम अप टू ₹5 लाख इक्वल टू 5 लाख इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड। एग्जैक्ट 5 लाख पे भी मिलेगा। 350 का अमेंडमेंट है, 5 लाख हो गया। एंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिबेट?
actual tax or 12,500. Second amendment. Last year तक maximum rebate was 2,500. The quantum of maximum rebate is hereby increased from 2,500 to 12,500. Actual tax or 12,500 out of the two, whichever is lower. So there are two amendments that have taken place right over here. पहली बात eligibility criteria 350 से 5 लाख, दूसरी बात maximum rebate 2,500 से 12,500. So finally concept क्या है? Resident individual income up to 5 lakh equal to also covered. Actual tax of 12,500 whichever is lower will become your liability. तो listen, जिसका income exact 5 lakh है, first 250 no tax, then 250 के ऊपर 5% के हिसाब से 12,500 सीनियर सिटीजन का तो और भी कम होगा, और वो 12,500 रिबेट में चला जाएगा. एंड 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं लगेगा. और बहुत क्लेवर तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर सीए पीयूष गोयल सर इंटरिम बजट में लेके आए थे अमेंडमेंट. पता है ना, 3 बजट है, इंटरिम बजट, फाइनल बजट एंड ऑर्डिनेंस. कहीं से भी आया हो आपके लिए सब अमेंडमेंट है. वेरी क्लेवरली ही अनाउंस्ड इन पार्लियामेंट that up to income of 5 lakh you are not required to pay any tax. और हमारे हिंदी न्यूज चैनल पागल हो गए, तो अब आपको 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. नॉनसेंस. इफ इट इज अप टू 5 लाख नो टैक्स बिकॉज ऑफ रिबेट. बेसिक एग्जाम्पशन चेंज नहीं हुआ. अगर आपकी इनकम 5 लाख और 10 रुपया, 1 रुपया नहीं ले सकते क्योंकि राउंडिंग ऑफ में 5 ही बनेगा, 5 लाख और 10 रुपया है तो 5 लाख तक 12,500, 5%, 10 रुपये पे 2 रुपया टैक्स, 12,502 पे कोई रिबेट नहीं है बिकॉज इनकम इज मोर देन 5 लाख. सो दोज हु हैव अप टू 5 लाख नो टैक्स, लेकिन दोज हु हैव मोर देन 5 लाख उनको पूरा नॉर्मल टैक्स, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन कल भी आज भी 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. रिबेट की एलिजिबिलिटी और मैक्सिमम क्वांटम चेंज हुआ और यही सेंसिबल है. अगर हम बेसिक एग्जेम्पशन चेंज करते हैं तो हाईएस्ट इनकम कैटेगरी जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, मुकेश भाई का भी, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका भी टैक्स लायबिलिटी में चेंज है. हमको उनको चेंज नहीं करना है, जो गरीब है उनका कम करना है. एंड देयरफॉर वी विल डू द एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ बाय डूइंग रिबेट ओनली. सो रेसिडेंट इंडिविजुअल अप टू 5 लाख, एक्चुअल टैक्स ऑफ 12,500 व्हिचएवर इज लोअर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज. इन लोगों के लिए कंपनी फर्म का सरचार्ज उनके चैप्टर्स में बाद में अलग से आएगा. इन लोगों के लिए व्हाट इज द सरचार्ज? फर्स्ट 0 से लगाकर इक्वल टू 50 लाख. रिमेंबर, सरचार्ज ग्रेटर देन पे आता है, इक्वल टू पे नहीं आता है. रिबेट इक्वल टू पे आता है लेकिन सरचार्ज नहीं आता है. 50 लाख तक कुछ नहीं. मोर देन 50 लाख इक्वल टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ 15%. ये एग्जिस्टिंग रूल. एंड व्हाट आर द अमेंडमेंट्स? मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 25% सरचार्ज. मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15 कंटिन्यू रहेगा. मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25% सरचार्ज. एंड मोर देन 5 करोड़ 37. तो जिसकी भी इनकम 2 करोड़ क्रॉस होती है या 5 करोड़ क्रॉस होती है, पहले तो 15 ही लगता था टिल लास्ट ईयर, अब 2 करोड़ के बाद 25% एंड 5 करोड़ की इनकम के बाद 37%. 2 न्यू सरचार्ज रेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. इफेक्टिवली इंडिविजुअल्स की अब 5 सरचार्ज की रेट हो गई. अप टू 50 लाख नथिंग, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% एंड मोर देन 5 करोड़ 37. सरचार्ज विल ऑलवेज कम एट ग्रेटर देन इक्वल टू पे नहीं. 5. लेकिन ये जो 2 नए सरचार्ज आए 25 एंड 37, ये फाइनल बजट में 5 जुलाई को आए और फिर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो 20 सितंबर को आए हुए ऑर्डिनेंस में एक चेंज लाया. इफ योर इनकम इज क्रॉसिंग 2 करोड़ रुपीज, सिर्फ किस इनकम की वजह से? आपका 111 वाला कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला, आपका 112 है लॉन्ग टर्म वाला ऑफ स्टॉक मार्केट, 111 है कैपिटल गेन, 112 है कैपिटल गेन, या 115 एडी एफआईआई का कैपिटल गेन. कोई बोलेगा एफआईआई इंडिविजुअल में थोड़ी कवर होगा. लिसन, एफआईआई जनरली फॉरेन कंपनी होगा तो ये नए वाले सरचार्ज नहीं आएंगे. रिमेंबर, ये 0, 10, 15, 25, 37 ये सरचार्ज है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. फॉर्म्स का पहले भी एक ही रेट ऑफ सरचार्ज था 12%, 1 करोड़ के बाद आज भी एक ही है और कुछ भी अमेंडमेंट नहीं आया. कंपनीज का डोमेस्टिक में पहले भी 0, 7, 12 एंड नॉन डोमेस्टिक में 0 to 5 आज भी वही है, कोई अमेंडमेंट में. द अमेंडमेंट ऑफ 25, 37 केम फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन. एंड 115 एडी का तो एफआईआई, तो वो तो कंपनी होगा नहीं. लेकिन अगर कोई एफआईआई एओपी बन के आया, इफ एनी एफआईआई इज एओपी, तो ये वाले रेट्स लगेंगे. तो 111 ए कैपिटल गेन, 112 ए कैपिटल गेन या 115 एडी एफआईआई अगर एओपी बन के आया तो कैपिटल गेन. अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपीस क्रॉस कर रही है ओनली बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन, अगर ये कैपिटल गेन नहीं होता तो आपकी इनकम 2 करोड़ से नीचे होती, तो आपको जो एग्जिस्टिंग सरचार्ज के रेट्स है 0, 10 या 1 के बाद का जो भी 15% है, योर
एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन्स का, एग्जिस्टिंग सरचार्ज का 15%, ऑन योर एंटायर टैक्स लायबिलिटी इट विल बी 15% ओनली, ऑन योर एंटायर टैक्स लायबिलिटी इट विल बी 15% ओनली। आपको नए वाले 25 और 37 नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपका इनकम इन इनकम्स को हटा के, मतलब 111A, 112A एंड 115AD को हटा के जो इनकम है, से आपकी सैलरी इनकम ही 3 करोड़ रुपए, दैट मींस हैव यू ऑलरेडी क्रॉस्ड 2 करोड़ रुपीस विदाउट इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स, तो आपके ऊपर नया वाला सरचार्ज 25 या 37, 5 करोड़ के बाद तो 37 होता है, लगेगा। लेकिन फिर भी इन इनकम्स पे जो टैक्स होता है, 111A का 15% टैक्स, 112A का 10% टैक्स ऑन इनकम एक्सीडिंग 1 लाख एंड 115AD में जो कैपिटल गेन का जो टैक्स है, इन इनकम्स के ऊपर जो टैक्स होगा उसके ऊपर 15% लगेगा। दैट मींस इफ यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 2 करोड़ देन स्टिल ऑन दीज इनकम्स इट विल बी 15%। आपकी जो अदर इनकम है उसके ऊपर नया वाला 25 एंड 37। और अगर आपका इनकम ये कैपिटल गेन्स को इंक्लूड किए बिना अगर हम इनकम देखें तो वो 2 करोड़ इनकम वो क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तो जो पुराना सरचार्ज का रेट है नए वाले 27, 25 और 37 अप्लाई नहीं करेंगे। एंड एज फार एज लास्ट कॉन्सेप्ट HEC इज कंसर्न, 4% HEC इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड ऑन योर एंटायर टैक्स लायबिलिटी। बेसिक में से रिबेट माइनस करो या सरचार्ज ऐड करो, जो भी अमाउंट है उस पे HEC इज ऑलवेज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड। तो दिस इज हाउ वी डू टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, फर्म्स का फर्म्स के चैप्टर में एंड कंपनीज का कंपनीज के चैप्टर में। उनके सरचार्ज में कोई चेंज नहीं आया है, ना अमेंडमेंट लगेगा ना ऑर्डिनेंस लगेगा। दैट वाज अवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो ये रिविजन लेक्चर ऐसे ही चलने वाला है इन द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक। वेरी क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दी प्रोविजंस। इंपॉर्टेंट प्रोविजन होगा, अमेंडमेंट होगा तो थोड़ा डिटेल में, लेकिन अमेंडमेंट भी उतना डिटेल में नहीं जितना अमेंडमेंट के लेक्चर में, उसमें सब राइटिंग में कराया हुआ है। एंड मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। लेट्स गो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ट्रीटी, कॉन्वेंशन या डबल टैक्सेशन रिलीफ बोल सकते हो। 2 टाइप का डबल टैक्सेशन होता है, सेम पर्सन सेम इनकम पेइंग टैक्स ट्वाइस, that is juridical double taxation, and same income getting taxed twice but 2 different people, that is economic double taxation। juridical double taxation and economic double taxation हमारे कंट्री में 2 टाइप का डबल टैक्सेशन होता है, juridical and economic। globally there are 2 principles of levy of tax, principle of residence and principle of source। if you are resident in any country then that country, the home country will apply tax on your world income, and if you are non-resident also but still that country जो भी आप वहां पे कमाते हो ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोर्स यू विल बी पेइंग टैक्स। तो जब आप एक कंट्री के रेसिडेंट और दूसरे कंट्री में सोर्स हैं तो आपको दोनों इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, और इस चैप्टर में रिलीफ खाली उसी के लिए मिला है। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में आपके जेब से 2 बार टैक्स नहीं गया है, 2 बार टैक्स गया है लेकिन अलग अलग एसएससी के जेब से गया है, और क्योंकि आपके जेब से एक ही बार गया है तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में कोई रिलीफ नहीं मिलता है। इसके आगे वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। सेम पर्सन सेम इनकम पेइंग टैक्स ट्वाइस। 2 टाइप से आप रिलीफ दे सकते हो। इफ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज जिसको हम DTAA ट्रीटी या कन्वेंशन बोलेंगे, देन वी विल गो फॉर समथिंग कॉल्ड बायलैटरल रिलीफ, जहां पे कॉपरेशन होगा। मगर इफ देयर इज नो अग्रीमेंट देन वी विल गो टू यूनिलैटरल रिलीफ। दोनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाए। इफ देयर इज नॉन कॉपरेशन, नो अग्रीमेंट, नो ट्रीटी, बायलैटरल रिलीफ, कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ विल बी एज पर द अग्रीमेंट। हर अग्रीमेंट का कैलकुलेशन अलग रहता है, किसी किसी में होम कंट्री छोड़ देगा, किसी किसी में होस्ट कंट्री छोड़ देगा, किसी किसी में वो लोग डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इज अलग एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वी विल बी लर्निंग ओनली द कॉमन पॉइंट्स। एवरी अग्रीमेंट विल हैव रिलीफ एंड एवरी अग्रीमेंट विल हैव एक्सचेंज ऑफ information। every agreement will have relief and every agreement will have exchange of information। are you understanding? रिलीफ कैलकुलेट करने के 2 तरीके होंगे, टैक्स क्रेडिट मेथड, टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। टैक्स क्रेडिट में दोनों कंट्री टैक्स लेगी बट 1 कंट्री विल गिव यू क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन दी अदर, एंड टैक्स एग्जेम्पशन मेथड में 1 कंट्री विल टेक टैक्स, अदर कंट्री विल लीव टैक्स ऑल टुगेदर। कौन सी कंट्री क्रेडिट देगी, कौन सी कंट्री एग्जेम्पशन देगी, कौन सा मेथड फॉलो होगा, एवरीथिंग विल बी एज पर, स्ट्रिक्टली एज पर एग्रीमेंट। वी विल ऑलवेज बी हैविंग अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, नॉन रेसिडेंट के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नॉर्मल प्रोविजंस या DTAA व्हिचएवर इज बेनिफिशियल यू कैन टेक इट। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रेसिडेंट हो और उसके बेसिस पे रिलीफ ले रहे हो तो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। एंड नाउ आवर गवर्नमेंट कैन डू नॉट जस्ट DTAA बट ऑल्सो TIEA टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ऐसे कंट्रीज के साथ जहां पे इनकम टैक्स ही नहीं है वहां पे DTAA का कोई जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोग करेंगे टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बायलैटरल रिलीफ, स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट फ्रॉम अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट, आपको वो अग्रीमेंट का क्लॉज देगा। इफ वी गो टू यूनिलैटरल रिलीफ, जब कॉपरेशन नहीं होता है, अग्रीमेंट नहीं होता है, देन सिंगल हैंडेडली वी विल बी प्रोवाइडिंग यूनिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91 एज पर स्पेसिफिक कैलकुलेशन गिवन अंडर सेक्शन 91। तो इसके लिए कोई अग्रीमेंट नहीं पढ़ना है, हमारे एक्ट में दिया हुआ है।
फर्स्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट सबसे मेन कंडीशन, दिस इज ओनली फॉर रेसिडेंट। ये यहां पे कोई लॉजिक वॉजिक डिस्कस नहीं होगा, फुल कोर्स करो, वहां पे हर एक प्रोविजन का रीजन दिया है क्यों 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 ऐसा है। अभी मैं खाली रिवीजन करवा रहा हूं। ओनली फॉर resident, only for resident. Other conditions, income outside India, tax outside India, no DTAA are automatically satisfied. Main condition is that this is going to be available only if you are a resident. What is the calculation? पहले तुम find out करो tax in India, total income, total tax, average rate of tax, total tax upon total income. Then you find out foreign rate जो क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां का रेट या वहां का रेट, विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर आपको रिलीफ मिलेगा। बट ऑन व्हाट अमाउंट? दैट अमाउंट ऑन विच यू हैव पेड टैक्स इन बोथ कंट्रीज। डबली टैक्स इनकम इंक्लूडेड इन एनटीटीआई। तो अगर उस इनकम के सामने आपने कोई डिडक्शन लिया है इन इंडिया और इन दैट कंट्री, तो दैट मच अमाउंट यू हैव नॉट पेड डबल टैक्स। और जिस अमाउंट के ऊपर आपने डबल टैक्स नहीं पे किया उस अमाउंट के ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डबली टैक्स इनकम included in NTTI into the lower of the two rates is going to be your credit. Have we understood unilateral relief? That's our chapter called double taxation relief, unilateral as well as bilateral. आगे चलेंगे चैप्टर के ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर कैश लोन्स नाम का 269 SS एंड 269T का सेक्शन है। इफ यू आर टेकिंग लोन, एडवांस और डिपॉजिट 20,000 or more, or you are repaying where the outstanding is 20,000 or more, then the acceptance or the repayment has to be done by account pay check, account pay draft, electronic clearing system through a bank account, और अमेंडमेंट ये है अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। और इनकम टैक्स के जिस चैप्टर में देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ पेमेंट, जिस भी सेक्शन में, चाहे वो आपका 50C हो, 43CA हो, 80JJAA हो, 40A सबसेक्शन 3 हो, डेप्रिसिएशन के अंदर भी कॉस्ट ऑफ एसेट जब आप पे करते हो तो आपका अगर 44AD में 6% लेना है तो जिधर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिधर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ पेमेंट, जहां पे 3 मोड कवर होते हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स थ्रू बैंक अकाउंट। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स बैंक अकाउंट के साथ साथ अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड। अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स विल ऑल्सो बी कवर्ड। सो कैश लोन लेने के लिए या रीपे करने के लिए 3 अलावेबल मोड्स। और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, 269 SS का कॉन्ट्रावेंशन विल अट्रैक्ट पेनल्टी इन 271D एंड 269T का कॉन्ट्रावेंशन विल अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर 271E. both cases 100% of the amount of loan, advance or deposit accepted or repaid. इसमें इस रूल के कुछ हमको एक्सेप्शंस दिए हुए, लोन टेकन और गिवन बाय बैंक, गवर्नमेंट, ऑल दोस केसेस, लेंडर बोरोवर बोथ आर फार्मर्स, नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड देयर आर सम केस लॉस ऑल्सो। सर्टन ट्रांजेक्शंस के ऊपर अगेन बिकॉज ऑफ द केस लॉ पेनल्टी नहीं लगता और क्यूमुलेटिव पेनल्टी भी नहीं लगेगा। इफ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन यू हैव पेड पेनल्टी, देन रीपेमेंट के टाइम पे अगेन पेनल्टी नहीं लगेगा। वेरी स्मॉल चैप्टर, लेस रेलेवेंट चैप्टर, रीड कर लोगे तो बहुत। दैट वाज आवर चैप्टर कैश लोन्स 269 SS एंड 269T। आगे चलें, अगेन वी विल रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू द ऑर्डर ऑफ अवर इंडेक्स, ऑर्डर ऑफ अवर टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड एनआरआई टैक्सेशन, टैक्सेशन ऑफ एनआरआईज। पहली बात तो मैं कभी भी किसी भी बैच में डायरेक्ट एनआरआई चालू ही नहीं करता हूं। मैं सबसे पहले तो आपको कैपिटल गेन का पूरा राम कहानी I do. Capital gain will be of 2 types. Let me revise that part first, then actual NRI revision will take place. Capital gain will be long term और short term. Long term gain में tax benefits मिलता है, इसलिए we should know when it will be long term. सबसे पहले when will gain be long term? If the asset is long term. When will asset become long term? When holding period is greater than 36 months. मगर 3 assets में we will see 12 months. Listed securities, मगर इसमें यूनिट कवर नहीं होगा। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड डज नॉट मैटर। सो यूनिट्स में इक्विटी एंड अदर सिक्योरिटीज में लिस्टेड, एंड थर्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ये 3 केसेस में इट इज 12 months एंड 2 केसेस में इट इज 24 months। इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। सो 12 months वाले 3, 24 वाले 2, एवरीथिंग एल्स विल बी इन 36 एंड याद रखना इट हैज टू बी ग्रेटर देन, less than and equal to, both will always go in short term. And now if the asset is long term, gain will be long term. What are the 2 tax benefits? पहला benefit indexation. Base year 0102 का इंडेक्स 100, आपकी एग्जाम ईयर 1920 का इंडेक्स 289 अब रिलीज हो चुका है। 289 is going to be your इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय एक्विजिशन ईयर, बीच का आपको दिया हुआ रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय एक्विजिशन ईयर इज गोइंग टू गिव यू योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट बढ़ेगा, गेन कम होगा, टैक्स बेनिफिट हाउएवर नॉट अवेलेबल इन 7 केसेस। कौन सा केसेस? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, नो इंडेक्सेशन। डेप्रिशिएबल एसेट
नो इंडेक्सेशन, स्लम्प सेल नो इंडेक्सेशन, एनआरआई टैक्सेशन स्पेशल रेट्स हमारे अगले 2 चैप्टर नो इंडेक्सेशन, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी उसमें ग्रैंडफादरिंग आ जाता है, नो इंडेक्सेशन, एंड लास्ट नॉन रेसिडेंट होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इंडिया नो इंडेक्सेशन। 7 केसेस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। Third thing that I do about capital gain before I start NRI taxation. Long-term capital gain as per section 112 will be taxable at a rate of 20%. However, in 2 cases, you can pay, instead of 20%, you can pay tax at 10%. However, when you are paying tax at 10%, you will have to lose the benefit of indexation. Listed securities excluding unit and zero coupon bond, ये 2 cases में आपको indexation छोड़ के 10% लेने का ऑप्शन है। इन ऑल अदर एसेट्स इट विल बी इंडेक्सेशन एंड 20%, मगर ये 2 सिक्योरिटीज में आपको, ये 2 केसेस में आपको ऑप्शन है। तो जिस भी केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, दो 7 केसेस, दिस 10% ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल। अदरवाइज आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। और जब हमने पूरा डिटेल में ऑब्जर्व किया तो नॉन रेसिडेंट को बहुत भेदभाव हो रहा है, बिकॉज इज नॉट गेटिंग एनी इंडेक्सेशन। तो नॉन रेसिडेंट को सिक्योरिटीज पे हमेशा के लिए एक रेट दे देंगे 10%, लिस्टेड में विथ ऑप्शन पर वही बेनिफिशियल, एंड अनलिस्टेड में भी बोल दिया तेरे को कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, यू पे टैक्स एट 10%. So non-resident का securities whether listed or unlisted no indexation 10% tax rate, ये मामला solve हो जाता है. And last thing that we do about capital gains before we actually start our NRI taxation is section 112A, long-term capital gains on stock market dealing. 3 assets: equity shares, units of equity oriented mutual fund, and units of business trust. If sold on a stock exchange and STT is paid on sale transaction, तो short term तो खत्म हो गया. STT paid on sale transaction, then short term capital gain 111A 15% tax is going to get attracted. लेकिन अगर long term capital gains है, then for equity share purchased on or after 1/10/2004, purchase also has to suffer STT with some notified exception. तो purchase के STT का रूल किसके लिए है? Only long term, short term में नहीं. ओनली इक्विटी शेयर्स, बाकी 2 एसेट में नहीं है. ओनली इफ परचेस्ड आफ्टर 1/10/2004 एंड उसमें भी सम नोटिफाइड एक्सेप्शंस. और उसमें भी अगर आईएफएससी होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, उसमें एसटीटी नहीं है. बिना एसटीटी के आपको 111 है 112 है दोनों मिल जाएगा. मगर नॉन आईएफएससी शॉर्ट टर्म में ओनली ऑन सेल्स एंड लॉन्ग टर्म में भी बाकी दोनों एसेट ओनली ऑन सेल्स, लेकिन इक्विटी शेयर्स आफ्टर 1/10/2004 सेल परचेस बोथ एसटीटी हैज टू बी पेड. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आपका कैलकुलेट हो रहा है, पहली बात तो इनकम में पूरा जाएगा, टोटल इनकम में पूरा जाएगा. टैक्स करने के टाइम पे वी विल सबट्रैक्ट 1 lakh and it will be subjected to 10%. मतलब the benefit of 1 lakh will not be available as an exemption from your income. इनकम में पूरा 1 lakh जाएगा, टोटल इनकम में 1 lakh आएगा. टैक्स के टाइम पे we will be subtracting पूरा जाएगा, टोटल इनकम में भी पूरा जाएगा. टैक्स के टाइम पे we will be subtracting 1 lakh and applying 10%. लेकिन उसके पहले गेन कैलकुलेट कैसे होगा? सेल कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल. जब हम कॉस्ट कर रहे हैं तो वी शुड गिव द बेनिफिट ऑफ ग्रैंडफादरिंग एंड देयरफॉर कॉस्ट और एफएमवी ऑन 31st January 2018, 1 day before budget announcement, whichever is higher should become our cost of acquisition. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मार्केट प्राइस गिरा होगा, सेल्स कम होगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द बजट. तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस और एफएमवी whichever is lower and that lower will be compared with actual cost whichever is higher, that will become your cost of acquisition. सेल्स हमने लिख दिया, कॉस्ट हमने लिख दिया, नो इंडेक्सेशन. ये पूरा गेन आपकी इनकम में जाएगा एंड टैक्स करने के टाइम पे वी विल सबट्रैक्ट 1 lakh. तो कुछ बातें समझ लो, इनकम में पूरा गेन जाएगा, 1 lakh का बेनिफिट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, फिर हम 10% लगाएंगे. और इसीलिए इस 112A के सामने हमको रिबेट अंडर 87A नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी हमको 1 lakh बेनिफिट, मतलब आप ऐसा देखोगे तो आपने 10,000 ऑलरेडी बचा लिया. 10 lakh अगर आपका कैपिटल गेन है, इनकम में पूरा गया, लेकिन टैक्स 9 lakh एट 10% कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 lakh एट 10% आपने वैसे भी बचा लिया. यू वोंट गेट रिबेट. प्लस दिस इज स्पेशल रेट. आर वी स्टिल अवेयर? एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट. इनफैक्ट 111A 112 112A अगला पूरा चैप्टर एनआरआई स्पेशल रेट्स, एनी इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं रहेगा फ्रॉम दैट. एंड इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचएफ, ओनली 2 people अगेंस्ट 3 incomes, 111A, 112 and 112A, only 2 people, only against 3 incomes, you are allowed to utilize your unexhausted basic exemption limit. So that was our capital gain discussion before starting our chapter NRI taxation. Let's go to the main chapter NRI taxation. Specific assessee specific income. Combo हुआ तो हम एक special rate दें. तो first of all, combo नहीं हुआ तो
normal rate is going to be applicable. Combo हुआ तो normal rate और special rate whichever is beneficial because the special rate is optional. वो who is the specific assessee? इंडिविजुअल, सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों में से कोई भी एक, नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द ईयर. हाउ डू यू बिकम नॉन रेसिडेंट? दो कंडीशंस दिया है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होता है तो हम रेसिडेंट बनते हैं. सो फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू डिससेटिस्फाई बोथ. कौन सा? 182 डेज ड्यूरिंग द करंट ईयर और 60 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स. अगर आपने दोनों में से एक भी किया तो आप रेसिडेंट बनोगे, हमको दोनों को डिससेटिस्फाई करना पड़ेगा. लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिनको कंडीशन 260 365 अप्लाई ही नहीं करता है. सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर विजिट और गोइंग आउटसाइड फॉर अर्निंग और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप. एंड क्रू मेंबर के लिए जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड होता है दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टे इन इंडिया. तो कंडीशन 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल. दे विल बिकम रेसिडेंट ओनली बाय 182 डेज और नॉन रेसिडेंट बनने के लिए खाली उसको ही डिससेटिस्फाई करो. वैसे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है बिकॉज यहां पे वी हैव टू बिकम नॉन रेसिडेंट. लेकिन आपके असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह में काम आता है तो दो ही कंडीशन है, बता देते हैं. लास्ट 10 में से 2 साल कम से कम रेसिडेंट एंड लास्ट 7 इयर्स में 730 डेज मिनिमम इन इंडिया. अगर आपने ये दोनों किया, यहां पे इट इज एंड, देन यू विल बिकम ROR, अदरवाइज यू विल बिकम NOR. But however, in this chapter, you will have to become non-resident, individual, citizen और PIO and non-resident. What are the specific incomes? Forex asset से मिलने वाली दो income, investment income and long-term capital gain. Only 2 incomes. Every other income, including short-term capital gain, will be taxable at normal rates because special rate is only for investment income and LTCG. उसमें भी clarify कर देते हैं. अगर कोई income किसी particular section में already exempt declare हो गई है, then there is no question of taxable at special rate or normal rate. उस पे टैक्स ही नहीं भरना है. We will talk only about taxable income. What is forex asset? Shares of an Indian company, debenture, deposit of Indian public company, central government securities and any other notified asset. शेयर से डिविडेंड अगर एग्जाम्प्ट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे. डिबेंचर डिपॉजिट में इंटरेस्ट है, टैक्सेबल है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिबेंचर में आ सकता है, डिपॉजिट में आता ही नहीं है, वो तो लोन है. सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगेन देयर कैन बी इन्वेस्टमेंट इनकम एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड एनी अदर नोटिफाइड. रेट ऑफ टैक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम फाइनली स्पेशल रेट 20% एंड फॉर LTCG 10%. Investment income at 20%, LTCG at 10%. Remember they are basic tax rates. अगर applicable है तो surcharge add होगा और HEC तो हमेशा add होता ही है. Investment income 20 plus SC plus HEC, LTCG 10 plus SC plus HEC. ये होगा आपका tax liability under special provision. लेकिन याद रखना, you have the option to go to normal. और अगर आप special लेते भी हो तो भी खाली इन दो income के लिए special लगेगा और कोई income होगी तो normal rate में ही जाएगा. If you are opting for special rates तो आपको कुछ restrictions होगा. Against investment income, no deduction of expense, no basic exemption, no chapter 6 है. No deduction of expense, no basic exemption, no chapter 6 है. लेकिन अगर आप नॉर्मल लेते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम के सामने बेसिक एग्जेम्पशन, चैप्टर 6 है, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, सब कुछ मिलेगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे हम नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस नहीं बोल सकते. अगर ऐसा बोलोगे दैट मीन्स आपके कहने का मतलब कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेलिंग प्राइस इज टैक्सेबल. It cannot be that way. So will we get deduction of expense? Yes. तो हमको क्या नहीं मिलेगा? Indexation. No indexation, no basic exemption, no chapter 6 है. And if we go to normal rate, still no indexation, it is securities. Second, नो बेसिक एग्जेम्पशन क्योंकि वो फैसिलिटी खाली रेसिडेंट के लिए है. एंड नो चैप्टर 6 है क्योंकि इसका नॉर्मल रेट भी स्पेशल है. तो एज फार एज LTCG इज कंसर्न, आप ये ऑप्शन ले लो या ये ऑप्शन, एक्चुअली सब कुछ सेम ही रहेगा. लेकिन फिर अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो सब कुछ के लिए ऑप्शन लेना है. तो इन्वेस्टमेंट इनकम में मेन डिफरेंस होगा. स्पेशल रेट में नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 है. लेकिन नॉर्मल रेट्स में ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन चले जाएंगे. आर वी ऑल क्लियर? That was our specific assessee, specific income, special rate. General points, if you don't want to pay tax on the capital gain, net sale consideration को invest किया जाएगा within 6 months. NSC, if entire net sale consideration is invested, entire capital gain will be again. मतलब gain amount नहीं sale amount. Otherwise, proportionate. Very, very important section, extremely important section, section 115G. If you don't have any other taxable income and TDS has been fully deducted, तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. एक आपका NRI इस चैप्टर में और 3 अगले चैप्टर स्पेशल रेट्स में, टोटल 4 ऐसे केस इनकम टैक्स में. इफ नो अदर इनकम एंड TDS is fully deducted, no need to file ROI. And what was 115 HNI? I तो बोलता है ऑप्शनल, वो तो हमको पहले से मालूम है. और H बोलता है कि अगर तू परचेस के टाइम पे रेसिडेंट था, इफ यू वर रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ purchase, then you becoming non-resident subsequently is
If you were non-resident at the time of purchase, you becoming resident subsequently will not affect availability of the special provisions. You can continue to take the benefit of the special provisions that we have prescribed for you. आप अपने special rate के ऊपर फिर भी tax pay कर सकते हो because you were non-resident at the time of purchase. That was our chapter called NRI taxation. अब हम आगे चलेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स. फिर एक बार वही स्पेसिफिक असेसी, स्पेसिफिक इनकम, स्पेशल रेट. कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट, कॉम्बो हुआ तो स्पेशल रेट. तो डिफरेंस क्या है? हियर द स्पेशल रेट इज गोइंग टू बी, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू बी कंपल्सरी. यहां पे बहुत सारे सेक्शंस है. हियर द स्पेशल रेट इज गोइंग टू बी कंपल्सरी. मतलब बिगिनिंग से ही समझ लो, नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर 6 है, नो इंडेक्सेशन, LTCG. जो भी स्पेशल रेट है वो बेसिक है तो सरचार्ज HSC ऐड होगा. और अगर DTAA है तो उसका बेनिफिट ले सकते हो. हम DTAA को ओवरराइड नहीं कर सकते. इनकम टैक्स एक्ट और DTAA विच एवरेज बेनिफिशियल एक्ट के हिसाब से ये कंपलसरी, बट DTAA ले सकते हो. और अगर कोई इनकम पहले से एग्जेम्प्ट अंडर एनी प्रोविजन है, देन देयर इज नो डिस्कशन. एनी इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल रेट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पेशल रेट. एनी इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, स्टोरी इज ओवर. What are the sections? सबसे बड़ा, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपैक्ट करेगा स्पेशली जो लोग न्यू सिलेबस में, स्पेशली जिनका इलेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स है. सेक्शन 115A, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी. डिविडेंड इनकम 20%, मगर इग्नोर करेंगे क्योंकि सब एग्जाम्प्ट होता है. इंटरेस्ट इनकम 20%, लेकिन 4 स्पेशल केसेस में इट विल बी 5%. इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी डूइंग एनी बिजनेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एन अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट एंड फोर्थ इंटरेस्ट टू क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर. ये 4 केसेस में इट इज गोइंग टू चेंज टू 5. 4 केसेस में इट विल बिकम 5%, अदरवाइज इट विल बी 20%. यहां पे कुछ अमेंडमेंट है. पहली बात तो जो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, अगर वो बॉन्ड इश्यू हुए हैं इन द पीरियड 17 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19, इश्यू पीरियड देखना, इंटरेस्ट पीरियड नहीं भैया. इंटरेस्ट तो आपके एग्जाम में आने के लिए इंटरेस्ट तो 1920 में आएगा. वी डोंट हैव टू सी द पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट वाज पेड. द इश्यू पीरियड 17 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, पूरा का पूरा एग्जाम. पहला अमेंडमेंट. दूसरा अमेंडमेंट, फ्रॉम 1 सितंबर 19, मिडल ऑफ द ईयर, ये बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, मतलब 31 अगस्त तक ओल्ड रूल विल अप्लाई, एंड फ्रॉम 1 सितंबर नॉन रेसिडेंट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन IFSC विल बी एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट ऑन IFSC फॉर नॉन रेसिडेंट विल बी एग्जेम्प्ट. ये IFSC होता क्या है? स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में होगा, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा. ऑलरेडी क्या टैक्स बेनिफिट हमने देख लिया, STT नहीं लगता है. STT नहीं लगता है फिर भी यू कैन टेक 111 है. STT नहीं लगता है फिर भी यू कैन टेक 112 है. आने वाले चैप्टर्स में हमको बताया जाएगा. DDT भी नहीं लगता है. अमेंडमेंट आया, IDT भी नहीं लगेगा. मैट का रेट भी जो नॉर्मल है वो नहीं, 9% लगता है. एंड नाउ वन मोर अमेंडमेंट, नॉन रेसिडेंट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन IFSC वो 1 सितंबर से एग्जाम. सो माइंड यू 31 अगस्त तक टैक्सेबल, 1 सितंबर से मिलने वाला इंटरेस्ट विल बी एग्जाम. सो पहला अमेंडमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ड्यूरिंग द पीरियड 17 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19, पहला अमेंडमेंट वो वाला इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होगा. दूसरा अमेंडमेंट 1 सितंबर 19 से नॉन रेसिडेंट को IFSC से मिलने वाला एग्जाम्प्ट होगा. और एक तीसरा अमेंडमेंट है 80LA, चैप्टर 6A का एक डिडक्शन मिलेगा IFSC को. IFSC will get chapter 6A deduction 100% profits of 10 consecutive years out of first 15 years. ध्यान से सुनो, 10 साल मिलेगा डिडक्शन, वो 10 कंटिन्यूस होने चाहिए. तो ऑप्शंस आर ओनली 1 to 10, 2 to 11, 3 to 12, 4 to 13, 5 to 14 या 6 to 15. ये इतने ही ऑप्शन है. और 15 साल के अंदर 10 years कंटिन्यूअस ईयर्स आउट ऑफ फर्स्ट 15 years IFSC को अपने पूरे प्रॉफिट्स का डिडक्शन मिल जाएगा. दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल कि चैप्टर 6 से स्पेशल रेट के सामने नहीं मिलता है, लेकिन IFSC को मिलेगा. येट अनदर टैक्स बेनिफिट फॉर IFSC. सो इंटरेस्ट इनकम 20%, एक्सेप्शन केसेस में 5%. 2 अमेंडमेंट आए, दोनों केस में एग्जेम्पशन डाल दिया, एंड IFSC को 80LA का डिडक्शन मिलेगा. 115A की लास्ट 2 इनकम इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी एंड इनकम इन द फॉर्म ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. दीज 2 इनकम्स विल बी टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 10% फॉर नॉन रेसिडेंट. लेकिन इनकी भी कुछ बात है. पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हियर ऑल्सो यू गेट चैप्टर 6A. दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट यू विल बी गेटिंग चैप्टर 6A डिडक्शन. ओवर हियर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग चैप्टर 6A. दूसरी बात,
44DA पीजीबीपी का सेक्शन बोलता है इफ यू हैव पी इन इंडिया यू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट देम ऑडिटेड, तो हम आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देंगे, यू कैन टेक डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस एंड पे टैक्स एट 40%. सो 115A में ग्रॉस इनकम का 10% या 44DA में नेट प्रॉफिट का 40%, बट दैट इज ओनली इफ यू आर सेटिस्फाइंग द 3 कंडीशंस, पी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट. अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया तो एक ही ऑप्शन है 115A ग्रॉस इनकम का 10%. और तीसरा, अगर आपको रॉयल्टी एफटीएस मिलता है फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, इफ यू आर अर्निंग रॉयल्टी और एफटीएस फ्रॉम एनटीआरओ तो दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट. ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो पहले से था. सो रॉयल्टी एंड एफटीएस के बारे में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. दैट वाज अवर 115A, द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर. अदर सेक्शंस 115AB करके एक सेक्शन है, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफशोर फंड्स, ओएफओ और ऑफशोर फंड्स. दे आर फॉरेन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड 10%, लेकिन 1035 में एग्जाम्प्ट होगा बिकॉज आईडीटी लगेगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हो. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 10%. फुल स्टॉप हो गया सेक्शन. ऑल अदर इनकम्स इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म नॉर्मल रेट. 115AC अगेन नॉन रेसिडेंट इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स. कौन सा बॉन्ड्स? नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और बॉन्ड्स ऑफ अ नोटिफाइड इंडियन कंपनी. इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स टैक्सेबल एट 10%. एडीआर जीडीआर अगर आप इंडियन कंपनी की सिक्योरिटी को एक्सचेंज करके लेते हो तो उस इनकम को भी 10%, और इन दोनों के ऊपर आने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 10%, एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म नॉर्मल रेट्स. 115ACA पहली बार रेसिडेंट आएगा. रेसिडेंट एम्प्लॉय ऑफ इंडियन कंपनी इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस या उस कंपनी का सब्सिडरी. व्हाट इज नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री? आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, entertainment and any other notified. If you are in knowledge based industry और service, ये 6 कंपनीज के एम्प्लॉइज अगर रेसिडेंट है, एडीआर जीडीआर रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी सिक्योरिटीज जो उनको ईसॉप से मिला था उसकी इनकम पे 10% और बेच के आने पे एलटीसीजी पे भी 10%, बट without indexation and short term will go in normal rates. Next section 115AD FII foreign institutional investor. Foreign investors who invest directly in the stock market after SEBI approval. They will be having all types of securities. Security से मिलने वाली इनकम 20%. लेकिन सुनो, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट. अगर QFI बन के कुछ कमाया तो 5% एंड बाकी सब 20. डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट, QFI बन के 5%, एवरीथिंग एल्स एट 20. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 10% और 112A है तो बेनिफिट मिलेगा. एंड द ओनली सेक्शन ऑफ द चैप्टर जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए स्पेशल रेट था, अगर 111A में कवर्ड है तो 15, अदरवाइज 30. और यहां पे अगर FII AOP बन के आता है तो 2 करोड़ के बाद नया वाला 25-37 तो लगेगा सरचार्ज. लेकिन अगर सिर्फ इस कैपिटल गेन की वजह से योर इनकम हैज एक्सीडेड द लिमिट तो पुराना सरचार्ज लगेगा, और अगर पहले से ही क्रॉस कर दिया तो नया लगेगा, लेकिन इस कैपिटल गेन पे फिर भी 15% सरचार्ज विल बी अट्रैक्टेड. दैट वाज अवर 115AD. लेट्स गो अहेड. 115BB कैजुअल विनिंग सबके लिए टैक्स रेट एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%. 115BBA इसके 3 पार्ट थे. नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल स्पोर्ट्समैन in respect of game or sport advertisement articles, non-resident foreign sports association guaranteed amount, and non-resident foreign national entertainer in respect of performances. All the incomes will be taxable at 20%. Obviously all incomes, all the rates in this chapter are surcharge and HEC, और पेयर को यही TDS काटना पड़ेगा, यही TDS. और अगर एक बार पेयर ने TDS काट दिया, then listen, NRI 115A AC and BBA 4 सेक्शन इनकम टैक्स के. NRI 115G, इस चैप्टर का 115A, इस चैप्टर का AC और ये BBA, 4 सेक्शंस में इफ यू हैव नो अदर इनकम एंड TDS has been fully deducted, then no need to file ROI. If there is no other income and TDS is fully deducted, no need to file ROI. And last, अंपायर कोच रेफरी को ये रेट्स नहीं होंगे, उनके लिए नॉर्मल रेट्स आर गोइंग टू बी applicable. Next was your section 115BBD. When we are holding 26% or more in a foreign company, वहां से मिलने वाला डिविडेंड concessional tax rate at 15%. कंपनी DDT नहीं भरेगी obviously. We will be paying concessional at 15%, but minimum holding should be 26%. 115BBDA. Whenever you are earning dividend income जिसके ऊपर 15% DDT लगा है, तो सुन, नॉन डोमेस्टिक वाला नहीं आएगा, वो तो 1 रुपया भी टैक्सेबल. 222E नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी 30% मिल गया है. 15% विल कवर एक्चुअल, वेदर इंटरिम और फाइनल इक्विटी और फाइनेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस. एंड 222 ABCD वी आर कवरिंग ओनली 15%, ओनली 15%. तो अपने डिविडेंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर, जिसपे DDT नहीं लगा है, नॉन डोमेस्टिक फुल्ली टैक्सेबल,
You don't get any 10 lakh limit. जिस पे 222E पे 30% लिख लिया, 100 करोड़ भी है, then also DDT 30% paid exempt. और बाकी का बचा हुआ 15% वाले डिविडेंड को टोटल मार, 10 lakh तक exempt, excess over 10 lakh will be taxable at 10%. Taxable for all resident assessees. नॉन रेसिडेंट को ये भी नहीं लगेगा, उसमें भी नॉट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन. इनको छोड़ के all resident assessees are going to be covered out here. रेसिडेंट असेसीज को ये लगेगा ऑन 15% डीडीटी पेड. अगर उनको 10 लाख से ज्यादा मिला है तो एक्सेस विल बी टैक्सेबल एट 10%. 115BBDA. 115BBE अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 60%, कंपल्सरी 25% सरचार्ज, 4% सेस, नेट इफेक्टिव टैक्स रेट कम्स टू 78%. 115BBF रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स. किसके लिए? रेसिडेंट हु इज ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ पेटेंट. खाली ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर को मिलेगा. ओनली ऑन रॉयल्टी इनकम 10%. लेकिन ये ऑप्शनल है. पूरे चैप्टर के अंदर ये इनकम ऑप्शनल है. यू कैन गो टू नॉर्मल रेट्स. एक बार आपने ये ऑप्शन चूज किया, देन यू हैव टू टेक फॉर मिनिमम 5 more years. और अगर बीच में छोड़ दिया तो 5 साल तक, और अगर बीच में छोड़ दिया then 5 years तक this option is not going to be available. And then last we have 115BBG, transfer of carbon credits for all assessees. Rate of tax is going to be 10%. That was our chapter, special rates of tax. Our next chapter DDT. DDT के अंदर सबसे पहले हम लोग 3 टैक्स पढ़ते हैं. DDT, OPQ, IDT 115 RST and buyback tax 115 QA, QB, QC. तीनों में जो सेकंड वाला सेक्शन है for DDT, IDT and buyback tax, वो लेट पेमेंट इंटरेस्ट. What is the time limit? 14 days. अगर आपने लेट किया तो 1% per month और part of a month interest is going to get attracted. Are we aware of that? वो तीनों के लिए. और अगर कंप्लीट फेलियर है तो कंपनी या म्यूचुअल फंड एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफिसर विल बी हेल्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट. वो तीसरा वाला सेक्शन. तो फोकस विल बी ओनली ऑन द मेन सेक्शन. 115O फॉर डीडीटी, R फॉर आईडीटी एंड QA फॉर बायबैक टैक्स. एक एक करके कुछ अमेंडमेंट्स भी है, वो भी डिस्कस करेंगे. एवरी डोमेस्टिक कंपनी, पहले डीडीटी की बात करते हैं. 115 डोमेस्टिक मतलब ऑल इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज दैट हैव मेड अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. एवरी डोमेस्टिक कंपनी, वेदर इट इज गिविंग एक्चुअल और डीम्ड, interim or final, equity or preference, every domestic company will have to pay dividend distribution tax. 222E के ऊपर 30%, which will be 30 upon 100 without grossing up, and बाकी सब के ऊपर 15% with grossing up. Grossing up मतलब 15 by 85. So 222E का 30 by 100 and actual, interim, final, ABCD बाकी सबका 15 by 85 plus in DDT, IDT, buyback tax, तीनों के अंदर compulsory 12% surcharge irrespective of amount and 4% HEC. That is going to be your total tax liability. That is going to be your total tax liability. Total tax liability for every domestic company. इसके अंदर हम deemed dividend 222 ABCD class के अंदर पढ़ते हैं. Whenever secretly you have moved your profits to the shareholder, कुछ तरीके दिए ABCD के अंदर. And E is about private company giving loan advance deposit to beneficial shareholder that you can go through from the notes. हैंड रिटन नोट्स यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दैट. उसका कोई आपको प्रॉब्लम ज्यादा आने वाला नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट एक्चुअल एंड एबीसीडी के ऊपर 15 by 85, 222E के ऊपर 30 by 100, दैट इज गोइंग टू बी योर डीडीटी प्लस 12% प्लस 4%. डीडीटी इज कंपल्सरी इवन इफ योर इनकम टैक्स इज एग्जेम्प्ट. एक बार डीडीटी भर दिया देन शेयर होल्डर के लिए 1034 में एग्जेम्प्ट. लेकिन 15% की टोटल अगर 10 लाख से ज्यादा है तो बीबीडी अट्रैक्ट होगा. इस डीडीटी का कंपनी को या शेयर होल्डर को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. डायरेक्ट टैक्सेस आर गोइंग टू बी disallowed. Direct taxes disallowed. Whenever business trust is holding 100% shares in SPV, वो उसके ऊपर DDT नहीं लगता है. वो आगे बिजनेस ट्रस्ट के अंदर फिर से डिस्कस करेंगे. और IFSC के ऊपर DDT नहीं लगेगा. और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया, IFSC whether distributing from current year profits और accumulated profits, IFSC के ऊपर DDT नहीं लगेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हियर 115O का सबसेक्शन 1 है, whenever we receive dividend from our subsidiary, उससे हम लोग आगे डिविडेंड पे करते हैं तो उसका हम लोग क्रेडिट लेंगे. बिफोर वी अप्लाई डीडीटी हम लोग हमारे डिविडेंड में से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक सब्सिडियरी विल बी सब्ट्रैक्टेड इफ इट हैज पेड डीडीटी एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन सब्सिडियरी विल आल्सो बी सब्ट्रैक्टेड. वो तो डीडीटी नहीं भरेगी लेकिन हम खुद ही 15% टैक्स भरते हैं. सो डोमेस्टिक एज वेल एज नॉन डोमेस्टिक, लेकिन सब्सिडियरी होना चाहिए. 1-2% शेयर होगा तो माइनस नहीं होगा. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक सब्सिडियरी एंड नॉन डोमेस्टिक सब्सिडियरी, बोथ डोमेस्टिक शुड हैव पेड डीडीटी. सब्ट्रैक्ट करके जो बचा उसके ऊपर 15 by 85 प्लस 12% प्लस 4% इज गोइंग टू बी योर रेट ऑफ
इज गोइंग, उसके ऊपर सब्ट्रैक्ट करके जो बचा 15/85 प्लस 12% प्लस 4%, वो आपका डीडीटी रहेगा. दैट्स अवर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. इफ वी टॉक अबाउट income distribution tax, next tax, every mutual fund when it distributes profit to unit holders आपको पे करना पड़ेगा IDT. For equity oriented fund it will be 10%. For infrastructure debt fund paying to non-resident it will be 5%. And in all other funds अगर individual HUF unit holder है तो 25 और other than individual HUF है तो 30. ये सब grossing up में जाता है, इसलिए 10/90, 5/95, 25/75 and 30/70 ऐसे कैलकुलेट होगा. प्लस 12% कंपलसरी, 4% HEC इज ऑल्सो कंपलसरी. और अमेंडमेंट ये है कि IFSC में जो म्यूचुअल फंड्स है, इफ ऑल द यूनिट होल्डर्स आर नॉन रेसिडेंट्स तो उनको भी IDT भरने की जरूरत नहीं. DDT तो पहले ही नहीं था, अब IDT में नहीं लगेगा. लाइक DDT, IDT इज ऑल्सो कंपलसरी इवन इफ इनकम टैक्स इज एग्जेम्प्ट. वंस IDT इज पेड देन यूनिट होल्डर्स के लिए एग्जेम्पशन अंडर 1035. इनफैक्ट यहां पे तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गेटिंग हायर रेट ऑफ टैक्स, तो यहां पे तो कोई 115 BBDA भी नहीं लगेगा और इसका भी कंपनी को और यूनिट होल्डर को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. लेट्स गो टू अवर थर्ड टैक्स, बाय बैक टैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 115 QA बोलता है एवरी डोमेस्टिक कंपनी, नाउ वी नो द मीनिंग, व्हेन इट इज डूइंग बाय बैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, बाय बैक टैक्स विल बी एप्लीकेबल. सबसे पहला अमेंडमेंट, अब लिस्टेड भी कवर्ड होगा. 5 जुलाई बजट के दिन अनाउंस हुआ दैट फ्रॉम नाउ लिस्टेड शेयर्स विल ऑल्सो बी कवर्ड. लेकिन सुनो, लिस्टेड शेयर्स अगर बायबैक 5 जुलाई के बाद हो रहा है, एनी बायबैक ऑलरेडी डन, आपको याद रखना पड़ेगा, यू विल नीड टू नो लॉ फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 4 जुलाई, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल 5 जुलाई से. तो सुनो, अनलिस्टेड शेयर्स अप्रैल से लगाकर मार्च तक कभी भी बायबैक होगा, BBT इज एप्लीकेबल. लिस्टेड शेयर्स 1 अप्रैल से 4 जुलाई तक बायबैक होगा, नो बायबैक टैक्स. 5 जुलाई से हुआ तो लगेगा. और फिर जब ऑर्डिनेंस आया, ये तो 5 जुलाई को आया था, ऑर्डिनेंस में कुछ लोगों ने, कंपनीज ने बोला, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, हमने बायबैक पहले ही डिक्लेयर कर दिया लिस्टेड शेयर्स का, ये सोच के कि हमको बायबैक टैक्स नहीं है. 5 जुलाई के पहले डिक्लेयर कर दिया, बायबैक कर रहे बाद में, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया. नाउ वी कैन नॉट गो बैक ऑन अवर वर्ड्स. तो फिर ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आया, इफ द अनाउंसमेंट वाज मेड बिफोर 5 जुलाई तो फिर लिस्टेड पे नहीं आएगा. मतलब अनलिस्टेड भाड़ में गया, कभी भी अनाउंसमेंट हो बायबैक टैक्स विल कम. लिस्टेड अप टू 4 जुलाई तो पक्का नहीं आएगा, एंड आफ्टर 5 जुलाई भी अगर पहले अनाउंसमेंट हो गया तो नहीं आएगा. मींस आफ्टर 5 जुलाई अनाउंस्ड and buyback done, then listed will also will get covered under buyback tax. That is the amendment. Buyback tax is 20%. यहाँ पे very important, कोई grossing up नहीं है. So 20/100, compulsory 12% surcharge, compulsory 4% HEC. That is going to be your buyback tax. Buyback tax is compulsory even if income tax is exempt. एक बार ये टैक्स हो गया तो इस बार शेयर होल्डर को मिलेगा exemption under 1034A, 10 subsection 34A. And once again, this is also direct tax, no deduction for company or shareholder. That was our chapter number 6, that is dividend distribution. 6th था ना, introduction, DTAA, cash loans, NRI taxation, special rates of tax, DDT. 6 chapters over. Next chapter, छोटा सा chapter SEZ करके हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप वहां से कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, देन वी विल गिव यू अ टैक्स हॉलीडे. फर्स्ट 5 years 100% ऑफ एलिजिबल अमाउंट, next 5 years 50% of eligible amount, and then year 11 to 15 तो बहुत stupid सा thing है, you have to debit PNL and transfer to SEZ reinvestment reserve, फिर भी उसका 50% deduction. Generally people take only for 10 years. What is the eligible amount? Profit into export turnover upon total turnover. What is the eligible amount? Profit into export turnover upon total turnover. इस eligible amount का first 5 years 100%, next 5 years 50%, subject to certain conditions that they have given. Start date of business के लिए एक रूल है, not splitting up or reconstruction of an existing business. नहीं तो लोग क्या करेंगे, बंद करके SEZ में आ जाएंगे. Second hand plant and machinery maximum 20%. So new allowed, second hand imported भी allowed unlimited, लेकिन second hand local maximum 20%. Return has to be filed on time. CA का रिपोर्ट आपको लगेगा. Inter business transfer has to take place at fair market value, subject to the conditions. Special economic zone के अंदर we are going to be eligible for a 10-year tax holiday. 10 साल का tax holiday हमको मिलेगा for our activities under special economic zone. Let's go ahead. Next chapter, business trust. 2 sectors में invest करने के लिए special mutual fund create हुआ. Unit holders will buy units of बिजनेस ट्रस्ट के पास पैसा आ गया. 2 टाइप का होगा. REIT विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट की फंडिंग प्रोवाइड करेगा, एंड इनविट विल प्रोवाइड फंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर
They can buy REIT in the real estate market and InvIT in the infrastructure market. शेयर्स प्रोवाइड करेंगे तो भी फंडिंग हुआ, डिबेंचर बाय किया तो भी फंडिंग। REIT तो खुद जाके प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, तो इन्हीं से इनकम मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, REIT को रेंट भी मिलेगा और कैपिटल गेन भी होगा। इफ वी अक्वायर कंट्रोल इन द कंपनी, दैट कंपनी विल बिकम स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हाट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल? वेयर वी आर होल्डिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट? REIT के लिए फॉलोइंग इनकम्स एग्जेम्प्ट: interest from SPV exempt, non SPV taxable, and rental income, एंड पूरा का पूरा इनविट का भी टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, एक्सेप्ट उसको रेंट नहीं होगा। और डिविडेंड के लिए बोला नहीं, लेकिन कंपनी डीडीटी भर देती है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। तो एक काम करते हैं, असेसी बाय असेसी, इनकम बाय इनकम। पहले डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड जो REIT को मिलेगा वो तो कंपनी पे करेगी, वेदर SPV और नॉन SPV, कंपनी विल पे डीडीटी। वंस कंपनी हैज पेड डीडीटी, देन ना बिजनेस ट्रस्ट को कोई टैक्स भरना है, ना यूनिट होल्डर को कोई टैक्स भरना है। और सुनो, अगर ये 100% होल्डिंग है तब डीडीटी भी माफ। बिजनेस ट्रस्ट होल्डिंग 100% इन SPV, डीडीटी भी माफ। वैसे SPV मोर देन 50 होता है, लेकिन 100% में डीडीटी भी माफ हो जाएगा। फुल टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट फ्रॉम SPV एंड रेंट। ये दोनों इनकम बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है। बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है, तो इसके ऊपर कौन टैक्स भरेगा? यूनिट होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग। रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए नॉर्मल रेट्स। एंड इंटरेस्ट इनकम, रेसिडेंट अगेन नॉर्मल रेट, मगर नॉन रेसिडेंट 115 है 5%। और TDS की अगर बारी आई तो बिजनेस ट्रस्ट रेसिडेंट के लिए दोनों इनकम पे 10% टैक्स काटेगा, नॉन रेसिडेंट के लिए इंटरेस्ट इनकम पे 5% प्लस SC HEC, एंड रेंटल इनकम पे एप्लीकेबल रेट्स। एंड ऑल अदर इनकम्स, डिविडेंड गया, इंटरेस्ट ऑन SPV एंड रेंट गया, all other incomes will be taxable for business trust. Everything else will be taxable for the business trust. क्या रेट पे? अगर कोई 111 की इनकम है, टेक द बेनिफिट। अगर कोई 112 की इनकम है, टेक द बेनिफिट। सरप्राइजिंगली 112 अब तक नहीं लिखा, सो सिर्फ 111 112 का बेनिफिट मिलेगा। एवरी अदर इनकम विल बी टैक्सेबल एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और इस साल हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ सरचार्ज 30 प्लस 37 प्लस 4 मिला के 42.744% आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट बन जाएगा। द न्यू मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज 42.744%। 42.744% is the chapter business trust clear. Next chapter investment fund तकरीबन सेम ही है। हम लोग यूनिट होल्डर का पैसा आगे किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड एंड ऑल अदर इनकम्स विल बी टैक्सेबल फॉर द यूनिट होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग। इन द प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, बिजनेस इनकम यहां पे, एवरीथिंग एल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग। जहां तक लॉस कैरी फॉरवर्ड का सवाल है, एवरीबडी इज अवेयर, बड़ा अमेंडमेंट आया। टिल लास्ट ईयर ऑल द लॉसेज यूज्ड टू रिमेन विद इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करता था, और अगर प्रॉफिट हो गया तो बिजनेस इधर ही रहेगा एंड अदर इनकम्स पास थ्रू होता था। वेदर वी डिस्ट्रीब्यूट और वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट, इट विल बी टैक्सेबल फॉर द यूनिट होल्डर्स। बट नाउ व्हाट इज द चेंज? बिजनेस लॉस इधर ही रहेगा एंड अदर लॉसेस को जैसे प्रॉफिट पास थ्रू कर रहा है, वैसे लॉसेस को भी पास थ्रू करेगा। बट वेट, क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। फर्स्ट कंप्यूट करंट ईयर लॉस। करंट ईयर लॉस में पहले सेट ऑफ होता है। लिसन, सेट ऑफ हमेशा हम खुद लेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड के लिए पास थ्रू कर रहे हैं। सेट ऑफ विल डू इन्वेस्टमेंट फंड। सो लिसन, करंट ईयर लॉस फर्स्ट सेट ऑफ, सेट ऑफ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस लॉस इधर ही रहेगा क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट भी इधर रहता है। मतलब अब जहां पे प्रॉफिट रहेगा वहां पे लॉस रहेगा। बिजनेस प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस लॉस इन्वेस्टमेंट फंड। अदर लॉसेस को हम पास थ्रू करेंगे टू द यूनिट होल्डर्स इन दैट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर किसी यूनिट होल्डर ने लेस देन 12 मंथ्स के लिए यानी करंट ईयर में यूनिट लिया था, तो उसको उसका लॉस का पास थ्रू नहीं मिलेगा एंड वो लॉस लैप्स हो जाएगा। दैट मींस पीजीबीपी लॉस विल रिमेन हियर। अदर लॉसेस हम पास थ्रू करेंगे, लेकिन 12 मंथ से कम है तो वो लैप्स करवाएंगे। एंड व्हाट अबाउट योर अक्यूमुलेटेड लॉसेस? लिसन, रूल चेंज हो रहा है 1920 से, तो लास्ट ईयर तक तो सारे लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड करता था, तो देयर मे बी accumulated losses as at the beginning of the year. There will be accumulated losses now at the beginning of the year. तो उसमें क्या करेंगे? पीजीबीपी लॉस इन्वेस्टमेंट फंड के पास जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे एंड अदर लॉसेस हम लोग पास थ्रू कर देंगे टू द यूनिट होल्डर। यहाँ पे 12 मंथ का भी रूल नॉट एप्लीकेबल क्योंकि तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, पास थ्रू कर देंगे, पास थ्रू कर देंगे। बट ऑब्वियसली अब नया 8 साल शुरू नहीं होगा, जो भी बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स बचा है उसके लिए एज पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल्स वो अकॉर्डिंगली पीजीबीपी विल कंटिन्यू विद इन्वेस्टमेंट फंड एंड बाकी का पास थ्रू होगा। तो लॉसेस का पूरा ट्रीटमेंट पूरा वापस रिवाइज करवा देता हूं। करंट ईयर लॉस फर्स्ट सेट ऑफ करने के बाद जो बचा पीजीबीपी लॉस इन्वेस्टमेंट फंड विल कैरी फॉरवर्ड। अदर लॉसेस पास थ्रू करेंगे लेकिन यूनिट होल्डर को प्रोपोर्शन में देंगे, लेकिन 12 मंथ से कम है तो लैप्स हो जाएगा। एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस पीजीबीपी इन्वेस्टमेंट फंड के पास कंटिन्यू रहेगा, बाकी के
पास थ्रू होंगे, वो 12 मंथ का पीरियड भी नहीं देखा जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? इन्वेस्टमेंट फंड। अगला चैप्टर डिविडेंड एंड बोनस स्ट्रिपिंग, छोटा सा चैप्टर है, क्विकली रिवाइज करेंगे। Whenever you have purchased just before the record date and sold just after the record date, 94(7) में डिविडेंड स्ट्रिपिंग एंड 94(8) में बोनस स्ट्रिपिंग। 94(7) की बात करते हैं, इट कवर शेयर्स एंड यूनिट्स बोथ, शेयर्स एंड यूनिट्स बोथ परचेज विद इन 3 months बिफोर द रिकॉर्ड डेट एंड सेल्स, शेयर्स के लिए 3 months, यूनिट्स के लिए 9 months आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, देन द लॉस ऑन सेल विल बी इग्नोर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ exempt income। और अगर बोनस स्ट्रिपिंग की बात करें, ओनली इफ यू हैव रिसीव्ड बोनस यूनिट्स, द परचेज के लिए अगेन 3 months एंड 9 months, क्योंकि यहां पे खाली यूनिट्स है, लॉस विल बी फुल्ली इग्नोर्ड एंड दिस विल बिकम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ योर बैलेंस बोनस यूनिट्स, वॉट एवर बोनस यूनिट्स आर लाइंग इन योर पोजेशन। वेरी स्मॉल चैप्टर, लॉट लेस रेलेवेंट चैप्टर, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, मगर जितना रिविजन करना था हमने डिविडेंड बोनस स्ट्रिपिंग का कर लिया। अंडरस्टूड? वेल, फैंटास्टिक। यहां पे मैं डिक्लेयर करूंगा एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिवीजन लेक्चर। हम टेक्स्ट बुक के ऑर्डर में चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। वी विल कंटिन्यू। मैं नॉन स्टॉप ब्रेथलेस शंकर महादेवन की तरह बोलते जा रहा हूं, भाई सांस लेना मुझे भी रिक्वायर्ड है। तो हम लोग हमारा ये रिवीजन का लेक्चर अगले लेक्चर पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।